हेलो दोस्तों। पेन पेपर हाथ में है। नाइन्थ के जो बायोलॉजी के बुक साथ में तो बने रहे, पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 5 खाद्य संसाधन पौधे नाइन्थ क्लास के है, बायोलॉजी का है। इसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय। तो चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। क्या कर रहा, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद्य उर्वरक के उपयोग की तुलना करें। पादप संकरण के फसल के लिए नई किस्म की विकसित करने में सहायता करें। समुन्नत किस्म के गुण और दोषी को तुलना करें। अब मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन के सिद्धांत का पालन करें। इस प्रकार से टोटल 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला हम क्या कह रहा, मिट्टी की उर्वरकता बनाने रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। उत्तर हो जाएगा, यदि हम खेत में केवल खाद डालते हैं तो खेत की उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन तुरंत असर नहीं होता है। लेकिन उर्वरक शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। यदि केवल उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाता है तो फसल का उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि उर्वरक तुरंत ही पोषक तत्व प्रदान कर देता है, लेकिन उर्वरक शक्ति लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी, PTC। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। इस तरीक़ा से प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 2, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, पादप संस्करण किस प्रकार फसल की नई किस्म विकसित करने में सहायक होता है। उत्तर हो जाएगा, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुद्ध फसल किस्म को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। संकर पौधे में दोनों जनक पौधे को वांछित गुणों का भली भांति सम्मिश्रित होता है। संकर पौधे अपने जनक पौधे से गुणों में सर्वथा भिन्न नहीं होता, वरन समुच्चय भी होते हैं। अतः संकर पौधे को फसल की समूह किस्म कहते हैं। पादप संस्करण देश के फसल सुधार कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समृद्ध किस्म की फसल की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोग गुणों जैसे उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, समृद्ध किस्म के फसलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोगी गुण जैसे उच्च उत्पादन, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि का चयन किया जाता है। इन गुणों वाले जनकों के बीच संकर करवाया जाता है, जो अंतराकिस्मिक पौधे के विभिन्न स्पीशीज के बीच होने वाले संकर अंतरस्पीशीज पौधे के 2 विभिन्न जेनेरा के बीच होने वाले संकर हो सकते हैं। इन संकरों के अलावे ऐच्छिक गुण, कौन गुण, इन संकरों के अलावे ऐच्छिक गुणों के लिए जिम्मेदार DNA के खंड या चीज के एक पौधे से दूसरे पौधे के प्रति प्रतिरोपित कर भी फसल की नई किस्म विकसित की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसी आनुवांशिक रूपांतरित फसल की प्राप्ति हो सकती है जो मौजूदा वातावरण तथा ज़रूरतों के अनुकूल हो। अतः पादप संकरण फसल की नई किस्म विकसित करने में सहायक होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ल बच्चा है कहीं से,
प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3, नत किस्म के उन्नत किस्म के गुण वाले दोष की तुलना करें। उन्नत किस्म के गुणों के और दोषों की क्या करें, तुलना करें। उत्तर, फसल की समृद्ध किस्म के गुण। उच्च उपज समुच्च किस्म से पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्म या समुच्च प्रजाति कहते हैं। दूसरा है जो कहा पूर्व परिपक्व अर्लियर मैचुरेशन, इसको कहते हैं संकर किस्म के अपेक्षा कम समय में तथा एक साथ पककर तैयार हो जाता है। इससे खेत जल्दी खाली हो जाते हैं और किसान उनमें दूसरी फसल लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकता है। कह रहा है तीसरा में खाद का बेहतर असर। रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव समुच्च किस्मों पर अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इनमें पैदावार भी बहुत अधिक मिलती है। चौथा, वांछित गुणों की उपलब्धता, एवेलेबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर। चूँकि संकर के दौरान अच्छे गुणों वाले पौधे का चयन किया जाता है, अतः समूच किस्मों में वांछित गुणों का सम्मिलित रहता है, जैसे रोगाणु प्रतिरोध क्षमता, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता आदि। 5 में कह रहा बौनी प्रजातियाँ, ड्रॉप वेराइटीज। समृद्ध किस्म प्रायः बौनी होती है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती है। फलतः मौसम के प्रतिकूल स्थिति जैसे तेज हवा के झोंके, तेज बारिश आदि का सामना करने में अधिक सक्षम होती है। इसके अलावा बौने पौधे कम पोषक का उपयोग करते हैं। क्रम 6 में विस्तृत अनुकूलनशील बाइंडर एडॉप्टेबिलिटी। समृद्ध किस्म भिन्न वातावरण के अनुकूल होता है और आसानी से अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती है। फसल के समुच्च किस्म के दोष। उच्च किस्म निवेश करा समुच्च किस्म के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेशन को आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई आदि चाहिए। कम चारे की प्राप्ति। समृद्ध किस्म के देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है, क्योंकि ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। खरपतवार नियंत्रण, इनमें खरपतवार नियंत्रण अधिक आवश्यक पड़ती है। ये था आपका कोची 2 गुण भी था और दोष भी था। हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 4 की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्या करा 4 नंबर जो देखते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उत्तर, एक ही भूखंड पर 2 या ज़्यादा फसल एक साथ मिलाकर उगाने की प्रथा मिश्रित फसल उत्पादन कहलाता है। इसमें एक ही भूखंड पर 2 या 2 से अधिक फसल को साथ साथ उगाया जाता है, जैसे गेहूं और सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी, गेहूं और चना, मकई और उर्दबीन, सोयाबीन और अरहर, जौ और चिक मटर आदि। इसके प्रथा द्वारा फसल का पूर्ण विफलता से बचाया है। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है जहां वर्षा की कमी रहती है। इसके अंतर्गत सामान्य धान फसल के साथ फलीदार फसल, लेगुमिनियस क्रॉप के सिद्धांत का चयन किया जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, फसल चक्रण क्या है? किस प्रकार यह मृदा की उर्वरकता बनाए रखती है? उत्तर, एक ही भूमि पर बदल बदल कर अनुक्रमण में फसल उगाए की प्रणाली को फसल चक्र कहा जाता है। अनाज की फसल में से मिट्टी के तत्वों की कमी हो जाती है, इसके लिए अगली फसल दाल की उगाई चाहिए, क्योंकि दाल की जड़ों में ग्रंथियों या गांठ पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए एक आवश्यक वृद्धि कोष है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? खरपतवार नियंत्रण के तरीके की चर्चा करें। उत्तर, खरपतवार को निम्नलिखित तरीके से नियंत्रण किया जाता है। पहला, यांत्रिक विधि। इसमें खरपतवार को खुरपी से, हाथों से, जोत से जलाकर तथा बाड़ से निकाला जाता है। कृषण विधि, बीज तैयार करना, समय पर फसल बोना और फसल चक्रण को क्या कहते हैं? कृषण विधि कहते हैं। रसायन विधि, खरपतवार रसायन जैसे इटाजीन 2,1,4-D, फ्यूलक्लोरीन, आइसोप्रोट्यून इत्यादि का छिड़काव करके रसायन को हम लोग क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। 5 में जैविक विधि, कांटेदार खरपतवार नागफनी को कोकिनियाई कीड़ा द्वारा तथा जलीय खरपतवार को फिश ग्राम द्वारा हटाया जा सकता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना? 5। क्या करा प्रश्न? करा भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारणों का वर्णन करें। उत्तर, भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारण ये हैं। जैविक कारण, खाद्य पदार्थ के भंडारण अवधि में सबसे अधिक नुकसान सूक्ष्मजीव, कीट तथा जंतुओं से होता है। सूक्ष्मजीव जैसे खमीर, फफूंदी, कवक और जीवाणु के अलावे पीड़क कीट जैसे लाल अन्न, भृंग, दाल, भूंग, धान, धुआं, मकड़े आदि। पशु में जैसे कौन कौन? चूहा, खरगोश, बकरी आदि। एवं पक्षी में जैसे गौरैया, तोता, मैना आदि द्वारा खाद्य की मुख्य रूप से क्षति होती है। अजैविक कारण से, कुछ था जैविक कारण, अजैविक कारण से कैसे क्षति होता? भंडारण के मध्य खाद्यों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख अजैविक कारण निम्नलिखित है। पहला, नमी। खाद्यों में नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खाद्य में 16 से 18% तक नमी रहता है, जिसे भंडारण के पहले सुखाकर 14% से कम करना जरूरी है। अगर खाद्य में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्मजीव, कवक आदि की वृद्धि और क्रियाशीलता की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाज के बजाय तथा अनुकूलन क्षमता में कमी आती है। उत्पादन की कीमत एवं गुणवत्ता का ह्रास होता है। तापमान क्या है? खाद्यान्न को सुरक्षित भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होनी चाहिए, अथवा सूक्ष्म जीव एवं कीटाणु की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फलस्वरूप खाद्य अपनी गुणवत्ता खो देता है और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह पाते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटी से। दोस्तों जैसा कि मैंने देखा, आपको इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।